प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं अपने मार्गदर्शन में प्रस्तुत एक शोध प्रबंध जिसका शीर्षक है निर्धनता रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के सशक्तिकरण में राज्य प्रशासन की भूमिका। यह मामला संविधान से भी संबंधित है और राजनीतिक विचारों से भी संबंधित है और अपन बीए, एमए और इसके ऊपर जाना चाहें तो समस्या आती है शोध की। हम लोगों को जब हम स्नातकोत्तर के विद्यार्थी होते हैं और हमारे पूर्वार्ध में 55% से ज़्यादा अंक होते हैं तो हम एक डिसर्टेशन लिखते हैं। डिसर्टेशन को हिंदी में हम लघु शोध प्रबंध के नाम से जानते हैं। ऐसी स्थिति में यह मामला बीए प्रथम वर्ष से भी संबंधित है और बीए द्वितीय वर्ष से भी संबंधित है। शोध की जो अवधारणाएं हैं उसमें एक प्रमुख अवधारणा है रैंडम सैंपलिंग। हालांकि आज मेरे पास वो मेरा रिसर्च जर्नल में लिखा हुआ आलेख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस रैंडम सैंपलिंग की आपसे बात करना चाहता हूँ। हिंदी में इसे देव निदर्शन के नाम से जानते हैं। तो देव निदर्शन क्या होता है? माना यह जाता है कि भारत में मान लीजिए कि 130 करोड़ लोग हैं और इससे पहले मैं 12 में कार्यरत था तो 12 जिले में 8 तहसीलें हैं, पंचायत समितियां हैं। तो हमने रैंडम सैंपलिंग का यूज करवाया अपने शोधार्थी के द्वारा और हमने एक तहसील में 2 ग्राम पंचायतों को मानक माना। रैंडम सैंपलिंग में ये होता है देव निदर्शन में कि हम एक ड्रम में या किसी पेटी में अपने शोध से संबंधित कार्य को डाल देते हैं और पर्ची उठा के वो उस यूनिट का सिलेक्शन करते हैं, इकाई का चयन करते हैं। माना यह जाता है कि मान लीजिए हमारे जिले में 10 लाख लोग हैं और हमने 10 लोगों पर ही केवल शोध कार्य किया, रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से किया, देव निदर्शन के माध्यम से किया, तो माना यह जाता है कि यूनिट जो है वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो इकाई है वो समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा ही एक शोध है जिसको मैंने आपके सामने रखा। मेरे मार्गदर्शन में जो पीएचडी हुई थी उसका ये शोध प्रबंध है। एक किताब भी इसकी आ चुकी है, मेरे शोधार्थी द्वारा लिखी गई है। तो हमने 8 तहसीलों की 2-2 पंचायतों का अध्ययन करवाया। बीपीएल परिवारों का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, निर्धनता रेखा से जो नीचे लोग होते हैं, उनको मैंने पूरे जिले का अध्ययन नहीं करवाया, बल्कि रैंडम सैंपलिंग के जरिए, देव निदर्शन के जरिए हमने प्रत्येक तहसील से 2-2 ग्राम पंचायतों का अध्ययन करवाया। माना यह जाता है, हो सकता है कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं हो, परिणाम पूर्णतः संतोषजनक नहीं हो, लेकिन जहाँ तक रैंडम सैंपलिंग की या जहाँ तक देव निदर्शन की अवधारणा का सवाल है, वहाँ माना यही जाएगा कि हमने जो इकाई चुनी है वो इकाई समग्र का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि यूनिट यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब वो करे न करे एक अलग अलग विषय हो सकता है। जहाँ यूरोप और अमेरिका के देशों में मुखरता बहुत ज़्यादा है, वहाँ हम ये कह सकते हैं कि उनके शोध के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो रैंडम सैंपलिंग है, जो हमारे ये चुनाव के पूर्व के जो सर्वेक्षण हैं वो भी अब काफ़ी हद तक सही आने लगे हैं।
इसका मतलब है कि भारत जैसे देश में भी मुखरता बढ़ रही है और लोग अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने मत को बहुत सार्वजनिक तौर पर बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर रहे हैं ना। जैसे चुनाव पूर्व विश्लेषण होते हैं, और चुनाव पूर्व विश्लेषण अब कम से कम 10 साल से तो ये स्थिति बनी है कि बिल्कुल सटीक परिणाम ना सही, लेकिन सटीक के बहुत अधिक नजदीक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ मुखरता बढ़ी है। तो देव निदर्शन के अंतर्गत जैसे मैंने पास में ही स्थित एक जिले की 8 तहसीलों का अध्ययन कराया, मैं भी उसमें इन्वॉल्व रहा, और वो परिणाम निश्चित तौर पर जो भावना थी देव निदर्शन की कि एक इकाई समग्र का प्रतिनिधित्व करेगी। हम 10 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में जो अध्ययन करेंगे, उसका जो निष्कर्ष निकालेंगे वो है संपूर्ण यूनिट, यानी कि पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। ऐसी अवधारणा के तहत यह काम किया गया। हालांकि आपका बहुत ज़्यादा कंसर्न इससे नहीं है, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर दोनों के लिए यह बहुत उपयोगी अध्ययन है। और इस अध्ययन के माध्यम से मान लीजिए आप स्नातक की परीक्षा पास कर लेते हैं, स्नातकोत्तर भी हो जाते हैं, और आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में शिक्षक बनना है, तो निश्चित तौर पर आपको नेट की परीक्षा भी देनी होगी और आपको पीएचडी भी करनी होगी। इस नाते मैंने आपके भविष्य के हिसाब से इस शोध प्रबंध का आज उपयोग किया है, आपके बीच शेयर करने का, आपके बीच साझा करने का, और हो सकता है कि आप भी आगे चलकर मेरे ही मार्गदर्शन में पीएचडी करने का काम करें और नेट आदि की परीक्षाएं दें, और कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक बनने का सपना अगर आपके अंदर है, मुराद आपके अंदर है, तो उसको पूरा करने का प्रयास करें। तो देव निदर्शन यानी कि रैंडम सैंपलिंग मूल रूप से वह भावना है, वह आकांक्षा है जो आप 10 लोगों पर शोध करते हैं, 100 लोगों पर शोध करते हैं, माना यह जाएगा कि उस इकाई का जो परिणाम आएगा वो संपूर्ण विश्व का ही परिणाम होगा, संपूर्ण राष्ट्र का परिणाम होगा, संपूर्ण देश का परिणाम होगा, ऐसा माना जाता है। हो सकता है कि इसमें कुछ भ्रामकताएं हो भी सकती हैं, क्योंकि कहा गया है कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चिंते से। हो सकता है कि आप जिस यूनिट को चुन रहे हैं, जिस इकाई का चयन कर रहे हैं, वो इकाई किसी एक सामाजिक वर्ग की हो। संपूर्ण सामाजिक ताना माना उससे, संपूर्ण राजनीतिक ताना माना, सामाजिक ताना माना उससे हो सकता है कि अछूता रह जाए, प्रभावित ना हो, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, नैतिक, मानवीय जितने भी मूल्य होते हैं, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन, उन सभी का प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर अलग अलग होता है। और यह धारणाएं पहले भी स्पष्ट हुई हैं। कार्ल मार्क्स की अवधारणा को अगर हम लें तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जहां औद्योगिकीकरण ज्यादा होगा, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा, क्रांति वहां पहले आएगी। तो उस हिसाब से सबसे पहले जो क्रांति होनी चाहिए थी वो इंग्लैंड के अंदर होनी चाहिए थी, क्योंकि उद्योगों का ताना बाना सबसे पहले ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में बना गया। लेकिन क्रांति कहाँ हुई? जहां उद्योग थे ही नहीं। जैसे सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ, अब रूस मानते हैं उसको, रूस सबसे बड़ा देश है, 15 भागों में 1991 में विभाजित हो गया था। तो सबसे पहले क्रांति इंग्लैंड में नहीं हुई, यूरोप के देशों में नहीं हुई जहां पर उद्योग थे। लेकिन क्रांति कहाँ हुई? सबसे पहले तत्कालीन सोवियत संघ, जिसे हम वर्तमान में रूस कहते हैं, उसमें क्रांति हो गई। चीन में कोई उद्योग नहीं था,
लेकिन क्रांति कहाँ हुई? चीन में साम्यवादी क्रांति हो गई। तो कई बार बड़े बड़े विचारकों के जो मत हैं वो भी पूर्णतः सफल प्रतीत नहीं होते। परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर यह सब जो परिणाम हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जो क्रांति इंग्लैंड में होनी चाहिए थी, यूरोप के देशों में होनी चाहिए थी, वो औद्योगिक देशों में ना होकर के रूस और चीन जैसे कृषि प्रधान देशों में, जहां कृषि थी, एग्रीकल्चर थी, वहां पर वो क्रांतियां हुई। चाहे वो व्लादिमीर लेनिन हो रूस के, सोवियत संघ के, तत्कालीन सोवियत संघ के, या फिर ये माओ से तुंग हो 1949 में जो क्रांति हुई चीन के अंदर। तो ये सब अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीति विज्ञान वैसा विज्ञान नहीं कहा जा सकता जैसा कि टोटल फिजिक्स में और केमिस्ट्री में होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप चाहे कोटा जिले के सांगोल में मिलाएं, चाहे अमेरिका के वाशिंगटन में मिलाएं, वो पानी ही बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि जो वाशिंगटन में हो जाए वो सांगोल में भी हो जाए, वो कोटा में भी हो जाए। क्योंकि राजनीति विज्ञान इसलिए विज्ञान है, टोटल साइंस नहीं है, टोटल विज्ञान नहीं है। यह केवल क्रमबद्ध ज्ञान होने के नाते राजनीति विज्ञान है। और इसीलिए हम किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को, जिसको हम क्रमबद्ध तौर पर इसका हम अध्ययन करते हैं और जिससे हम रिजल्ट्स की अपेक्षा करते हैं, परिणामों की अपेक्षा करते हैं, उस प्रकार का यह क्रमबद्ध ज्ञान है। विशुद्ध भौतिक विज्ञान न तो था न कभी होगा। अरिस्टोटल जैसे लोगों ने, अरस्तु जैसे लोगों ने मास्टर साइंस कहा, सही बात है, सर्वोच्च विज्ञान है, लेकिन विज्ञान भी मानव की गतिविधियों पर प्रभावित होता है, मानव के मनोमस्तिष्क से संबंधित होता है। और मानव की जो मनोमस्तिष्क है उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं होती है। वो समय, परिस्थिति और परिवेश के हिसाब से बदलता, बिगड़ता और बनता रहता है। तो यह सब स्थितियां हैं। मैं आपके किसी भी क्वेरी, किसी भी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमेशा तत्पर हूँ। आपकी जो भी मत आएंगे, जो भी टिप्पणी आप व्यक्त करेंगे, जो भी आपकी जिज्ञासा होगी, उनका पूरी तरह समाधान करने का प्रयास करूँगा। शुक्रिया।